नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। केवल आतंकवाद पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आतंकवाद का महिषासुर पूरे विश्व को निगलने के लिए तैयार खड़ा। उसी के विषय में चर्चा करते हैं आतंक की विकराल होती चुनौतियां। 8 वर्ष पूर्व पटना के गांधी मैदान में हुए बम विस्फोट के दोषियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA अदालत द्वारा सजा सुनाई जानी है। अदालत ने गिरफ्तार 10 आरोपियों में से 9 को दोषी माना है। 27 अक्टूबर 2013 को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित नरेंद्र मोदी की सभा में पूर्व और सभा के दौरान सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। मैदान में पहले से ही रखे हुए बम लगातार फटते जा रहे थे, फिर भी कोई भगदड़ नहीं मची। घटना में 6 लोग मारे गए और 189 लोग घायल हुए थे। अगर भगदड़ मचती तो हजारों की संख्या में लोग अपनी जान गंवाते। उस समय विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने गांधी मैदान की घटना पर बिहार विधान परिषद में हुई चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि IB ने राज्य सरकार को पूर्व में चेतावनी दी थी। उसके बाद भी प्रशासन ने नरेंद्र मोदी जी की प्रस्तावित रैली की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की। मालूम हो कि जुलाई माह में गया स्थित महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट हुआ था। इसमें शामिल लोगों ने ही गांधी मैदान में भी ब्लास्ट किया था। देश की अनेक आतंकवादी घटनाओं के तार बिहार से जुड़ते रहे। आतंकवादी बिहार से अपना पासपोर्ट तक बनवाने में सफल हो जाते हैं। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ 15 वर्ष पूर्व बांग्लादेश होते हुए बिहार के मुस्लिम बहुल तथा बांग्लादेश के करीब स्थित किशनगंज जिले में न केवल संरक्षण पाया बल्कि अपना पासपोर्ट भी बनवाने में सफल रहा। 2002 में कोलकाता स्थित अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र पर हुए हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी आफताब अंसारी उर्फ फरहान मलिक को जब दुबई से गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से बिहार के नालंदा जिले से अनुशासित और पटना से जारी पासपोर्ट प्राप्त हुआ था। 2009 में बिहार के मधुबनी का रहने वाला मोहम्मद जुबैर उर्फ मदनी जाली नोट के साथ दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था। पूछताछ में पता चला है कि लश्कर से जुड़ा मदनी भारत के नौजवानों को आतंकवादी बनाने के लिए पाकिस्तान भेजता है। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास उड़ाने की योजना में शामिल शमीम सरवर, पटना के फुलवारी शरीफ मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद कमाल एवं खालिद बासोपट्टी, मधुबनी उत्तर प्रदेश रामपुर में CRPF कैंप पर आक्रमण में शामिल मोहम्मद साहबुद्दीन भी मधुबनी जिले के ही रहने वाले थे। 2005 में दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानियों के अलावा पटना का शम्स उर्फ परवेज भी मारा गया था। इन लोगों से AK-56 के अलावा डायनामाइट, हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर भी बरामद हुए थे। इनके संपर्क में कितने लोग थे, उन्हें कौन संरक्षण देता था, सवाल यह है कि इनकी जांच कर कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए। यह एक प्रश्न है। देश की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से जुड़े होने और वहां भारतीय सैनिकों, अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति से अवैध प्रवेश कठिन है, पर वाया नेपाल या बांग्लादेश भारत में अवैध प्रवेश होता रहा है। 1995 में नेपाल से सटे बिहार के सुपौल में सबीर अहमद कुछ अफगानियों को लेकर वाया कटिहार कोलकाता में जा रहा था। बिहार की पुलिस नहीं, कस्टम विभाग ने जब उसे पकड़ा तब उसने स्वीकार किया कि उसका भाई मोहम्मद अहमद भी अफगानियों को वाया फारबिसगंज कोलकाता ले जा रहा है। दोनों भाइयों ने बताया कि पाकिस्तान के कराची का रहने वाला हाजी अख्तर उन्हें प्रति खेप 2500 रुपये देता है। वे दोनों काठमांडू स्थित मस्जिद में उन अफगानियों को लेकर बिहार होते हुए कोलकाता पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन भारत के बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि राज्यों में अपना नेटवर्क खड़ा कर युवकों की भर्ती कर लेते हैं। प्रशिक्षण के लिए वाया नेपाल उन्हें पाकिस्तान भेजते हैं। भ्रष्टतंत्र और वोट की राजनीति के कारण चाहे भारतीय मूल के आतंकवादी हो या बांग्लादेश और म्यांमार के मुस्लिम घुसपैठिए, सबके राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वामपंथी और इस्लामी ताकतें मुस्लिम युवकों को किस प्रकार गुमराह कर रही हैं, इसके उदाहरण उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे स्वयंभू नेता है।
शर्जील इमाम ने बिहार के अनेक स्थानों पर जहरीला भाषण दिया। उसके भाषणों से कितने गुमराह हुए, इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी होगा। गांधी मैदान की घटना कोई अंतिम घटना नहीं थी। बोध गया में जो दलाई लामा के आगमन पर एक बार पुनः ब्लास्ट हुआ था, विगत जून में ही बांका के एक मदरसे में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें एक मौलवी मारा गया था। जून में ही दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट के साथ ही नेपाल से सटे अररिया में एक ब्लास्ट हुआ। दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट की तो जांच आगे बढ़ी, पर बांका और अररिया का क्या हुआ पता नहीं चल रहा। बिहार का नाम आतंकवाद के कारण बदनाम हो गया है। आए दिन मधुबनी और दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा होती रहती है। आतंकवाद के साथ ही अवैध हथियारों के निर्माण और उनकी आपूर्ति को लेकर भी समाचार छपते रहते हैं। बिहार के मुंगेर में बड़े पैमाने पर AK-47 जैसे हथियार भी पकड़े गए थे। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम विस्फोट के आरोपी को जब कर्नाटक पुलिस ने मधुबनी से गिरफ्तार किया तो बिहार के तत्कालीन शासकों ने नाराजगी प्रकट की। सवाल है कि आतंकवादियों को बिहार पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती? क्या शर्जील इमाम की NIA उसके गांव की मस्जिद में जाकर पकड़ती है? अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में वृद्धि की आशंका बढ़ी है। बिहार के प्रशासनिक तंत्र को चुस्त दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर कोई एक और गांधी मैदान लहूलुहान हो जाएगा। लेखक है विधान परिषद के पूर्व सदस्य। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य। मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए।